नमस्कार एस्पिरेंट्स। आज के इस खास विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं विश्व जलवायु और जलवायु परिवर्तन की। यूपीएससी, बीपीएससी और स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे सभी उम्मीदवारों के लिए ये एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आज हम उन सभी ज्योग्राफिकल डेटा और पर्यावरण में हो रहे बदलावों को डिकोड करेंगे जो सीधे सीधे आपके एग्जाम पेपर्स में छपने वाले हैं। चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि आज के हमारे मुख्य टॉपिक्स क्या क्या हैं। हम शुरुआत करेंगे कोपेन की वर्गीकरण पद्धति और उनके जलवायु प्रकारों से, फिर हम जलवायु परिवर्तन के कारण, प्रमुख ग्रीनहाउस गैसें और अंत में ग्लोबल वार्मिंग और उसके प्रभावों को कवर करेंगे। ये पूरा सिलेबस प्रीलिम्स और मेंस दोनों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने पहले टॉपिक से शुरू करते हैं, कोपेन की वर्गीकरण पद्धति। ये वो क्लासिक फ्रेमवर्क है जिसे वी कोपेन ने 1918 में दिया था और आज भी ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। अब कोपेन का नाम सुनते ही दिमाग में सबसे पहले क्या आना चाहिए? एम्पिरिकल मेथड, यानी आनुभविक पद्धति। इसका सीधा सा मतलब ये है कि उन्होंने केवल हवाई सिद्धांतों पर काम नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने वार्षिक और मासिक तापमान और बारिश जैसे एकदम ठोस डेटा का इस्तेमाल किया। तो सबसे काम की बात यह है कि कोपेन ने तापमान और बारिश के खास आंकड़ों को देखा और उन्हें वनस्पति के पैटर्न के साथ जोड़ दिया। और यही वो पॉइंट है जो एग्जामिनर्स का फेवरेट है। परीक्षाओं में वनस्पति और जलवायु के बीच के सीधे रिश्ते पर अक्सर सवाल बनते हैं। आप जरा इस टेबल पे नजर डालिए। ये ए से लेकर ई तक के 5 मुख्य समूह और साथ में एच यानी उच्च भूमि समूह। बस ये समझ लीजिए कि ये ऑब्जेक्टिव सवालों की मास्टर की है। प्रीलिम्स में अगर एलिमिनेशन टेक्निक लगानी है तो तापमान की ये सीमाएं एकदम टिप्स पर होनी चाहिए। बड़े समूहों को समझने के बाद अब आते हैं अपने दूसरे टॉपिक पर, कोपेन के जलवायु प्रकार, जहां हम स्मॉल लेटर्स का खेल समझेंगे। अब यहाँ अक्सर एस्पिरेंट्स कंफ्यूज होते हैं। इन्हें रटना नहीं है, बस इसके पीछे का लॉजिक पकड़ना है। देखिए, एफ का मतलब है कोई ड्राई सीजन नहीं, डब्ल्यू यानी सर्दियां शुष्क या विंटर ड्राई, और जो कैपिटल एस और डब्ल्यू हैं वो खास तौर पर बी समूह की शुष्क जलवायु के लिए ही इस्तेमाल होते हैं। है ना एकदम सिंपल। और जब हम इन अक्षरों को मिलाते हैं तो कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस तैयार होते हैं, जैसे ये CWA देखिए, जो उत्तरी भारत के मैदानों को दर्शाता है। बीपीएससी, यूपीपीएससी या यूपीएससी, हर जगह ये सवाल बार बार घूम कर आता है, इसलिए इन संयोजनों को अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिए। चलिए, जलवायु के स्थिर पैटर्न्स की बात तो हो गई। अब बढ़ते हैं अपने तीसरे टॉपिक की तरफ, जलवायु परिवर्तन के कारण। मेंस के लिए ये सेक्शन बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग है। आजकल जब भी हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं तो अक्सर सिर्फ इंसानों या मानव जनित कारकों की ही बात होती है। लेकिन जरा सोचिए, क्या हमेशा से ऐसा ही था? बिल्कुल नहीं। पृथ्वी की कक्षा में बदलाव, जिसे हम मिलिंकोविच दोलन कहते हैं, या फिर सौर कलंक में बदलाव जैसी प्राकृतिक चीजों ने भी इतिहास में जलवायु को बहुत गहराई से प्रभावित किया है। इस टाइमलाइन को देखने पर पूरी पिक्चर क्लियर हो जाती है। 18,000 साल पहले का प्लीस्टोसीन हिमयुग हो या फिर 8,000 साल पहले राजस्थान का वो सूखा और गर्म दौर, ये इस बात का पक्का सबूत है कि पृथ्वी की जलवायु कभी भी एक जैसी नहीं रही है। इतिहास से बाहर निकलकर अब वर्तमान की बात करते हैं। हमारा चौथा टॉपिक है प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें। अब ये जो गैसें हैं ना, इनमें कार्बन डाइऑक्साइड सबसे बड़ी विलेन है। जीवाश्म ईंधन जलने से अकेले इसका योगदान 60% है। लेकिन सीएफसी जैसी गैसों को भी कम मत आकिए, ये स्थलीय विकिरण को सोखने में बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से प्रभावी होती हैं। एक मिनट रुकिए, यहाँ एक बहुत कॉमन ट्रैप है जिसमें अक्सर लोग फंस जाते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव और ओजोन रिक्तीकरण, ये दोनों एक ही चीज नहीं है। हालांकि दोनों ही पर्यावरण के लिए बहुत बड़े खतरे हैं, लेकिन इनका काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। सिलेबस के हिसाब से इन दोनों का अंतर एकदम स्पष्ट होना चाहिए। और इन सब गैसों के बढ़ने का अंतिम नतीजा क्या है? यही हमारा 5वां और आखिरी टॉपिक है, ग्लोबल वार्मिंग और उसके प्रभाव। अब प्रीलिम्स के लिए इस साल को नोट कर लीजिए, 1998। ये पूरी 20वीं सदी का सबसे गर्म साल दर्ज किया गया था। इस एक शताब्दी के अंदर ही हमने दुनिया के औसत तापमान में 0.6 डिग्री सेल्सियस की छलांग देखी है। और देखिए, ये सिर्फ किताबों में लिखा कोई डेटा नहीं है, ये न्यूज़पेपर कटिंग्स देखिए। पूरी दुनिया में जो पर्यावरणीय संकट आ रहे हैं, ये उसकी ग्राउंड रियलिटी है। और यहीं पर आपकी ज्योग्राफी की तैयारी करंट अफेयर्स के साथ आकर जुड़ जाती है।
अब जरा इस नंबर 23 पर ध्यान दीजिए। जानते हैं ये क्या है? हर साल हमारा गंगोत्री ग्लेशियर पूरे 23 मीटर पीछे खिसक रहा है। जीएस पेपर 1 या 3 के मेंस के आंसर में वजन डालने के लिए ये एक बेहद पावरफुल और एम्पिरिकल उदाहरण है। इसे जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। अब जब खतरे इतने बड़े हों तो पूरी दुनिया को साथ आना ही पड़ता है, और इसी कोशिश के तहत 1997 में एक बहुत ही ऐतिहासिक कदम उठाया गया, क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल औद्योगिक देशों से उत्सर्जन कम करवाने का इतिहास का सबसे अहम प्रयास था। 1990 के लेवल से उत्सर्जन में 5% की कमी लाने का ये जो टारगेट था ना, ये इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में एक बड़ा मील का पत्थर माना जाता है। तो आज की हमारी ये चर्चा यहीं खत्म होती है, लेकिन जाते जाते मेंस और इंटरव्यू के नजरिए से एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जा रहे हैं। क्या विकासशील देश इन सख्त जलवायु नियमों को मानते हुए भी अपना औद्योगिकरण कर सकते हैं, या फिर आर्थिक विकास का मतलब ही ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाना है? इस विश्लेषणात्मक प्रश्न पर जरूर सोचिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही अद्भुत सफर पे निकलने वाले हैं, अंतरिक्ष से दिखने वाले हमारे इस नीले ग्रह की सबसे गहरी, अंधेरी और रहस्यमय खाइयों तक, आसमान से लेकर समंदर के उस तल तक जहां सूरज की रोशनी भी कभी नहीं पहुंच पाती। आज हम महासागरीय जल के उन सारे रहस्यों को डिकोड करेंगे जो हमारी दुनिया को आकार देते हैं। तो तैयार हो जाइए इस डीप डाइव के लिए। चलिए सीधे टॉपिक में डाइव करते हैं। इस सफर में हम सबसे पहले पृथ्वी यानी हमारे नीले ग्रह की बात करेंगे, फिर महासागरों के तल का रहस्य, पानी का तापमान, महासागर की परतें और आखिर में जल की लवणता यानी खारेपन को समझेंगे। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, हमारी अपनी पृथ्वी यानी हमारा नीला ग्रह। आपने अक्सर तस्वीरों में देखा होगा, स्पेस से हमारी पृथ्वी बिल्कुल नीली नजर आती है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारी पृथ्वी की सतह का लगभग 71% हिस्सा पानी से ढका हुआ है। जी हाँ, 71%। पानी की ये विशाल मात्रा ही हमारे ग्रह पर जीवन का सबसे बड़ा आधार है, और इसी वजह से इसे ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी विडंबना है, एक बहुत बड़ा कैच है। इस सारे पानी का 97% हिस्सा महासागरों में भरा हुआ है, जो कि इतना खारा है कि हम इसे सीधे पी ही नहीं सकते। मतलब हमारे इस्तेमाल लायक जो मीठा पानी है वो सिर्फ 3% है, जो ग्लेशियरों, नदियों और जमीन के नीचे मौजूद है ना हैरान करने वाली बात। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर सब खारा है तो हमारा काम कैसे चल रहा है? तो इसका जवाब है जलीय चक्र यानी हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। ये प्रोसेस बहुत ही शानदार है। समंदर का पानी भाप बनकर वायुमंडल में जाता है, फिर संघनन से बादल बनते हैं और आखिर में बारिश के रूप में वही पानी बिल्कुल साफ और मीठा होकर धरती पर आ गिरता है। प्रकृति की यही साइकिल हम सबको जिंदा रखे हुए है। खैर, अब सतह से थोड़ा नीचे लहरों के पार चलते हैं हमारे दूसरे टॉपिक की ओर, महासागर के तल के रहस्य। अगर हम समंदर के बेस को देखें ना, तो इसे हम मुख्य रूप से 4 हिस्सों में बांट सकते हैं। इमेजिन कीजिए कि आप किनारे से पानी में जा रहे हैं। सबसे पहले आता है महाद्वीपीय शेल्फ, जो किनारे का सबसे उथला हिस्सा है, जहां ढलान 1 डिग्री से भी कम होती है। फिर अचानक से एक तीव्र ढलान आती है, महाद्वीपीय ढाल। यहां से फिसलते हुए हम सीधे पहुंचते हैं गंभीर सागरीय मैदानों तक। ये समंदर के 3000 से 6000 मीटर नीचे स्थित बिल्कुल सपाट मैदान है। और आखिर में आती हैं खाइयां या गर्त, जो सबसे गहरी और संकरी होती हैं। आपको पता है, इन्हीं ढलानों के बीच कुछ ऐसी रहस्यमयी आकृतियां छिपी हैं जो आपको हैरान कर देंगी, जैसे कि सबमरीन कैनियन। ये पानी के अंदर मौजूद बेहद गहरी घाटियां हैं। इनकी विशालता की तुलना अक्सर अमेरिका के मशहूर ग्रैंड कैनियन से की जाती है। हडसन कैनियन इसका एक बहुत ही क्लासिक उदाहरण है, पूरी तरह पानी में डूबी हुई एक विशाल गहरी घाटी। अब यहाँ मेरे पास आपके लिए एक बड़ा सवाल है। जमीन पर तो हम सबको पता है कि माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा है, लेकिन क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि महासागर का सबसे गहरा हिस्सा कौन सा है? जरा सोचिए, उस घुब अंधेरे और अथाह गहराई में आखिर है क्या? अगर आपने मेरियाना ट्रेंच सोचा है तो आप बिल्कुल सही हैं। प्रशांत महासागर में मौजूद इस जगह की गहराई लगभग 11,034 मीटर है। जरा इमेजिन कीजिए, पानी के अंदर सीधे 11 किलोमीटर नीचे का घना अंधेरा। यह हमारी पृथ्वी का सबसे ज्ञात हिस्सा है, और सच मानिए, यहाँ तक पहुँचना शायद अंतरिक्ष में जाने से भी ज्यादा मुश्किल है। इस गहरे और रहस्यमयी सफर के बाद
अब बात करते हैं हमारे तीसरे टॉपिक की, समंदर के पानी का तापमान। अब जो बात यहाँ वाकई दिलचस्प है वो ये कि समंदर का तापमान दो अलग-अलग दिशाओं में बदलता है। पहला है क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल। इसमें भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर सूरज की गर्मी कम होने के कारण पानी लगातार ठंडा होता जाता है। और दूसरा है ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल। इसमें आप जैसे जैसे पानी की सतह से सीधे नीचे तल की ओर जाएंगे, सूरज की किरणें नहीं पहुंच पाती और तापमान एकदम तेजी से नीचे गिरता है। इसी वर्टिकल गहराई में एक अदृश्य लेकिन बहुत ही ज़रूरी बाउंड्री मौजूद है, जिसे थर्मोक्लाइन कहते हैं। ये आमतौर पर सतह से 100 से 400 मीटर नीचे शुरू होती है। इस जोन में गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान में अचानक बहुत भारी गिरावट आती है। और सबसे मज़ेदार बात पता है क्या है? इसी लेयर के नीचे महासागर का लगभग 90% पानी मौजूद है, जो 0 डिग्री के करीब बिल्कुल जमा देने वाली ठंडक में रहता है। तापमान में इसी भारी बदलाव की वजह से समंदर की अलग-अलग परतें बनती हैं। चलिए इन्हें देखते हैं। तो ये परतें कैसे एक के ऊपर एक टिकी है? सबसे ऊपर आती है सतह की परत, जो लगभग 500 मीटर तक मोटी होती है। ये सबसे गर्म होती है, करीब 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच। इसके ठीक नीचे आती है हमारी थर्मोक्लाइन परत, जहां 500 से 1000 मीटर तक तापमान बड़ी तेजी से गिरता है। और सबसे नीचे आती है डीप लेयर या गहरी परत, जो महासागर के बिल्कुल तल तक फैली होती है और 0 डिग्री के करीब बेहद ठंडी होती है। अब हम आ गए हैं अपने आखिरी और बहुत ही जरूरी टॉपिक पर, पानी की लवणता यानी उसका खारापन। तो इस पूरे टॉपिक का सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि खुले महासागर का एवरेज खारापन 35 ppt यानी 5/1000 होता है। सिंपल भाषा में बोलूं तो समंदर के 1 किलो पानी में औसतन 35 ग्राम नमक या खनिज घुले होते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, ये खारापन हर जगह एक जैसा नहीं होता। इस टेबल को देखिए जरा। खुले समंदर में जहां ये 33 से 37 ppt के बीच है, वहीं लाल सागर जैसे गर्म इलाकों में भारी वाष्पीकरण के कारण ये 41 ppt तक पहुंच जाता है। और कुछ अत्यधिक गर्म और सूखे क्षेत्रों में तो ये 70 ppt तक जा सकता है। लॉजिक बहुत सीधा है। पानी जितना ज्यादा भाप बनकर उड़ेगा, पीछे बचा हुआ पानी उतना ही ज्यादा खारा होता जाएगा। जिस तरह तापमान के लिए थर्मोक्लाइन था, बिल्कुल उसी तरह खारेपन के लिए भी गहराई में एक अदृश्य बाउंड्री होती है, जिसे हेलोक्लाइन कहा जाता है। इस परत को पार करते ही पानी का खारापन अचानक बहुत तेजी से बढ़ जाता है। और क्योंकि ज्यादा नमक वाला पानी भारी होता है, इसलिए वो सीधा महासागर के सबसे निचले हिस्से में जाकर बैठ जाता है। अब इन सारे फैक्ट्स को जानने के बाद जरा इस बात पर विचार कीजिए। हमारी पृथ्वी का 97% पानी इन्हीं ठंडी, अंधेरी और खारी गहराइयों में छिपा है। तो तकनीकी तौर पर हमारे अपने इस नीले ग्रह का कितना बड़ा हिस्सा आज भी हमारे लिए एक पूरी मिस्ट्री बना हुआ है ना सोचने वाली बात? उन शांत सी दिखने वाली लहरों के नीचे एक पूरी की पूरी अनजान दुनिया बसी है। मुझे उम्मीद है कि इस एक्सप्लेनर ने आपको समंदर को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने पर मजबूर किया होगा। इस सफर में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।